एग्जाम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, हमारा लास्ट चैप्टर जीएसटी का, एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी चैप्टर नंबर 5 क्लास 1। जैसा कि आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहे हैं, जीएसटी कब कब नहीं लगता, बहुत सी चीजें बार बार कई बार पढ़ने को मिलती हैं। जैसे आप पढ़ते हैं जनरल एग्जाम्पशन कि हाँ सब चीजों पे जीएसटी माफ है, वो एक लिस्ट दे देगा हमें। सेक्शन 11 है मेन इसमें, जिसके अंडर इन एग्जाम्पशंस की बात की गई है। अगर मैं गुड्स की बात करूं, एग्जाम्प्टेड गुड्स, एग्जाम्प्टेड गुड्स, तो ये बात करेगा जो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, उनके ऊपर जीएसटी। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बिकते हैं ना दुकानों पे, आपने एप्पल खरीदे 2 किलो खुले, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, कोई लगा रहा हो तो उसे रोक देना, भैया कौन सा जीएसटी लगा रहा है, जीएसटी उस पर नहीं। सब्जियां ले आए, फ्रूट ले आए। अब एक क्वेश्चन आया एक बार कि भाई किसी बंदे ने डेट्स परचेज की हैं, खजूर वगैरह, खजूर होता है ना डेट्स, तो खजूर वगैरह परचेज किए हैं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नो, वो भी तो फ्रूट की डेफिनेशन में आता है, रो डेट्स एज इट इज, नारियल आ रहा है एज इट इज, नारियल का ऑयल नहीं कह रहा मैं, कोकोनट ऑयल नहीं, उस पर जीएसटी है। पहले क्या था, कुछ टाइम पहले कुछ ऑयल थे, देखो जैसे मान लो ये ऑयल है कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल कौन सा चलता है, पैराशूट वाला ज्यादा फेमस है ना शायद, पैराशूट का, या फिर शायद हिमालय का भी आ गया हो, या डाबर का भी आ गया हो। मेन पहले पैराशूट वो ब्लू कलर का वो चलता था, और एक ऑलिव ऑयल चलता था। कौन सा चलता था ऑलिव ऑयल, ध्यान है, ऑलिव ऑयल छोटी पैकिंग फिगारो का। अब तो ऑलिव ऑयल खाने में काम आ रहा है, आम लोग खाने लगे ऑलिव ऑयल। पहले ऑलिव जो है ना इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता, ये सारा स्पेन वगैरह से आता है। जैतून, जैतून का तेल, वो आजकल पिज्जा पुज्जा खाते उस पर भी ऑलिव के कुछ कंटेंट होता है, वो सब पैक्ड आता है, ये काट काट के उसको बॉइल्ड करके लगाए जाते हैं पिज्जा के ऊपर। फॉरेन कंट्री में तो ऑलिव का ना सैलेड पे डाल देते हैं, हमें तो शायद डाइजेस्ट ना हो, ज्यादा प्योर सैलेड पे डाल के लगाते। ये जो फिगारो का ऑलिव ऑयल आता था, या पैराशूट जो अपना ये कोकोनट ऑयल आता था, इस पे लिखा होता था फॉर एडिबल यूज ओनली, फॉर एडिबल यूज, यानी खाने के लिए, खाने की चीज को आप लगा रहे हो। वो कह के बेचते थे एडिबल, क्योंकि एडिबल पर्पज से जो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल आता था उस पे जीएसटी माफ था। अगले कहते हैं ये कॉस्मेटिक यूज है ही नहीं, हमने तो किस लिए बनाया है, खाने के लिए। सोचने की बात है यार, इतनी इतनी पैकिंग से खाना बनेगा क्या, इतनी इतनी पैकिंग पे भी एडिबल एडिबल लिखा है। अगले तो जीएसटी बचा रहे थे। बाद में सरकार ने काफी रूल बदल दिए, सरकार ने ब्रांडेड अनब्रांडेड के चक्कर डाल दिए, सरकार ने अब नहीं है चक्कर। अब तो ये कह दिया सरकार ने कि कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं मान लो एडिबल पर्पज है माफ है, लेकिन अनब्रांडेड है तो अगर ये चीजें ब्रांडेड होगी ना तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि आटा, आटा आप लोगों के घर में कैसे आता है, कणक का, हाँ, फूड ग्रेन को आप वो चक्की वाला है जो, या कोई बड़ी फ्लोर मिल है वहां पिसवाते हैं ले आते हैं, या फिर आजकल क्या है वो साफ करना और उसको लेके जाना, उस पर लेके आना, लोगों के पास टाइम नहीं है, क्या करते हैं वो पैक्ड आ रहा है ना आटा, बहुत ज्यादा चल रहा है पैक्ड। वजह क्या है, क्योंकि ना वो कणक है उसे संभालना, पुराने बुजुर्ग तो संभाल लेते थे, यंगस्टर है उनके पास सिस्टम ही नहीं है, उसमें वो पड़ जाता है कीड़ा वगैरह, उसको मारने की कोई दवाई चाहिए, फिर उसे वॉश करो, फिर उसके रख के आओ। अब इतना काम नहीं, और बैग इतने भारी हो गए, बंदे हल्के हल्के हैं, बैग उठाए भी नहीं जाते उनसे, 40-50 किलो के बैग कहां बंदे से उठाए जाते हैं, मान के चलो। तो लोगों ने छोड़ दिए, वो धीरे धीरे क्या है पैक्ड आटे पे आ गए। जो आटा है अनपैक्ड, अनब्रांडेड, अनब्रांडेड जाने दो माफ, अनब्रांडेड आटा है तो बख्श दिया जाएगा, क्या है
एग्जाम। बेसन, सूजी, मैदा, राइस, यस यस यस, राइस, चावल। अगर ये अनब्रांडेड है तो बख्श दिए जाओगे, अगर ब्रांडेड है तो बख्शे नहीं जाओगे। जब ये रूल आया ना, पहले तो क्या था, फ्री विल माफ था, कुछ मर्जी करो, ब्रांड लगा के बेचो, जैसे मर्जी बेचो, माफ था। बाद में सरकार को लगा यार ये तो कमर्शियल प्रोडक्ट बन जाते हैं यार, आटे को पैक करके आप बेच रहे हो अपना ब्रांड लगा के, ना यार ये ऑयल बेचोगे ब्रांड लगा के, पैराशूट ये वो, ना 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 ना, टैक्स लगना चाहिए। रूल आ गया टैक्स का, सरकार ने कह दिया भैया टैक्स लगे, और लोगों ने ब्रांड उखाड़ दिए सारे। जो लोग छोटे छोटे अपने शहरों में भी, आटा तो जगह जगह पैक होता है आटा। ये एक आता है गेहूं शक्ति के नाम से एक आटा आता है, शायद वो अपने सिरसा के आसपास, या एक ओपी के नाम से आता है, शायद फतेहाबाद में पैक होता है। आसपास ब्रांड लगा रहे हो तुम, गेहूं शक्ति, ओपी, आशीर्वाद, रिश्ते के नाम से आता है एमपी वाला, वो सब ब्रांड लगा के बेच रहे हो, उस पर जीएसटी है। ये ब्रांड उतार दो, सीधा 10 किलो के पाउच बेचो, कोई दिक्कत नहीं, ब्रांड ना लिखो उस पर, क्या है, जीएसटी माफ। लेकिन एक बात है, दुकानों पे जा जाके रखना है तो फिर कोई नाम तो देना ही पड़ेगा, ब्रांड लगाए बिना कस्टमर लेगा कैसे, कौन सा आटा है। तो इसलिए क्या है, वो नहीं बचेंगे। चक्की वाला खुला आटा बेचता है, चाहे 50 किलो बेच दे, चाहे 2 क्विंटल बेच दे, चक्की वाला खुला बैगों में डाल डाल के बेचता है, क्या ब्रांड लगाया उसने, नहीं, बख्शा जाएगा। बेसन, बेसन हो गया, सूजी हो गया, मैदा हो गया, सेम रूल है। चावल, चावल वैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो पैडी है जो उगता है, पैडी। पैडी को शेलर बोलते हैं ना, शेलर, राइस मिल, वहां जाके राइस मिल में पैडी को अनकवर करके चावल निकालते हैं वहां। तो एक तरह से चावल जो है वो कमर्शियल प्रोडक्ट होता है, एक तरह से वो कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं, पर बख्शा जाएगा अगर वो क्या है, अनब्रांडेड। लेकिन चावल पे ब्रांड लगा दिया, शक्ति भोग का लगा दिया, या लाल किला वाला लगा लिया, या इंडिया गेट का लगा दिया, दावत का लगा दिया, तो भैया फिर क्या है, जीएसटी चार्ज होगा। क्लियर। फिश बेची जाती है, नॉन वेज, चिकन, पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म पे चिक्स वगैरह बेचे जाते हैं, तो सब पे जीएसटी माफ है। क्लियर। एक ना ये पालते हो ना, जैसे फिश पॉन्ड बना के, फिश या पोल्ट्री फार्म बना के वो चिक्स वगैरह, या फिर कोई और इस तरह गोट, या कोई कुछ भी इस तरह, मतलब रीडिंग करते हो, पालते हो, माफ है। सिर्फ हॉर्स रीडिंग बख्शी गई है, नहीं गई, हॉर्स रीडिंग ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्ट नहीं। घोड़े पालते हो, बड़े करके बेचते हो, स्टड फॉर्म टाइप बना रखा है, तो भैया वो जीएसटी में माफ नहीं। और आप चिक्स वगैरह या फिश का पॉन्ड बना रखा है, या भेड़ बकरियां, कोई ऐसे, भेड़ बकरियां क्यों पालता है कोई, भेड़ बकरियां क्यों पालता है, शीप वगैरह, गोट, गोट तो बेचारी दूध ही देती होगी, और तो क्या काम आती है। लेकिन ज्यादातर जब वो याद आता है इसकी, जब क्या सेल्स वगैरह डाउन हो जाते हैं, प्लेटलेट्स वगैरह, तब जरूरत होती है ना, डेंगू में इसका दूध पिलाते गोट का। चलो जी, शीप वगैरह ये तो फाइबर भी देती है ना, फाइबर, दूध, मीट, ये सारे पर्पस हो सकते हैं इसके, तो वो सारी पर्पस के लिए पाली जाती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है, खेती से रिलेटेड ही है, जाने दो माफ। लेकिन हॉर्स रीडिंग माफ नहीं है, घोड़े पालते हो वो माफ नहीं है, बाकी सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। दूध बेच रहे हो आप, हाँ जी, फिर वही बात, 4 बंदे ने डेयरी में गाय भैंस रख रखी है, 4-6, दूध निकाले जा रहा है, बेचे जा रहे हैं लोगों को, जाने दो माफ। दूध अगर ब्रांड लग के बिका तो बख्शा नहीं जाएगा, दूध एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर ब्रांडेड दूध बेचा, ब्रांडेड मिल्क, कर्ड, घी, सब ब्रांडेड है, तो ये क्या है, टैक्सेबल। मैं कह रहा हूं वीटा का दूध, वेरका का दूध,
अमूल के पैकेट, यहां दिल्ली एनसीआर में हो तो पतंजलि भी चल रहा है, वहां पतंजलि वाला दूध माफ। अगर ये ब्रांडेड है तो टैक्सेबल। दूध कहीं भी डेयरी खोल के बेचेगा तो माफ तोल के देता है, दूध वाला दूध देता है ना माफ। लेकिन अगर आप पैकेट में डाल के बेचोगे, जैसे वो मदर डेयरी वाला, पतंजलि वाला, वीटा वाला, ये बेचोगे पैक, तो ये क्या है, टैक्सेबल। क्लियर। तो सरकार ने बहुत बड़ी एक लिस्ट दी है, करीब करीब 150 के करीब आइटम्स हैं जिसके ऊपर क्या है, जीएसटी माफ है। आप सारे नहीं पढ़ सकते ना, अपने से ऐसे कोई बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेगा, सिलेक्टेड पूछेगा, उतने कपा पढ़ लेंगे गुड्स। आर्मी वालों के हथियार हथियार बनते हैं ना, वेपन्स वगैरह आर्मी के यूज में आते हैं, माफ। मेडिसिन सारी नहीं, मेडिसिन पे जीएसटी है, कुछ एक लाइफ सेविंग मेडिसिन पे भी सरकार क्या अक्सर जीएसटी माफ कर, सारी दवाइयों पे नहीं है, दवाइयों वाले पे जीएसटी है, लेकिन कुछ एक लाइफ सेविंग वाली पे सरकार माफ कर देती है। तो खासकर किसानों का प्रोड्यूस, अगर आप मटर बेच रहे हो आके फ्रेश पीस माफ, लेकिन अगर आप मटर निकाल के अंदर से सीड उसका दाना और फ्रीज करके मकैम वाले बेचते हैं जैसे, वैसे फ्रीज नहीं होते, आते हैं ऑफ सीजनल, आप ले आते हो वो करके बेचते हो, तो भैया बख्शे नहीं जाओगे, फिर क्या वो टैक्स है, वो कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, कमर्शियल प्रोडक्ट हो गया। जैसे वो आजकल वो फ्रीज आता है, फ्रेंच फ्राइज वगैरह फ्रीज, ठीक है भैया बॉइल्ड करो, आजकल सब रेडीमेड आ रही है, फॉरेन का कल्चर है, वहां ऐसे ही चलता है ना, टाइम नहीं होता लोगों के पास, वहां तो हफ्ते 10 दिन का खाना बना के पैक कर लेते हैं फ्रिज में और निकाले जा रहे हैं, गर्म किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं ऐड देख रहा था, कोई ऐड आ रही थी टीवी में कि पराठा भी मिल जाएगा, ऐसे पराठे फ्रीज, बस उसे थोड़ा फ्राई करना होता होगा। ये समोसे और ये सब तो आने कब से शुरू हो लिए, गुलाब जामुन वगैरह ये सब पैक्ड आने शुरू हो गए ना, तो पराठा भी ऐड आ रही थी वो भी फ्रीज, गर्म करो और खाओ, स्वीट कॉर्न वगैरह, और ये तो ऑलरेडी चल ही रहे हैं। तो देखो पैक्ड है, ब्रांड लगा के आना, आपने ब्रांड लगा दिया तो बख्शा नहीं जाएगा। ढाबे पे खाना खाना या रेस्टोरेंट में खाना खाना बख्शा नहीं जाएगा, उस पे क्या है, जीएसटी। तो एक लिस्ट दे दी सरकार ने। वैसे गुड्स की लिस्ट छोटी है, गुड्स की लिस्ट उतनी बड़ी नहीं है, लिस्ट ऑफ एग्जम्प्टेड सर्विसेज, ये लिस्ट काफी बड़ी है, मेन है ना अपने सिलेबस में, ये है। गुड्स तो ज्यादा है ही नहीं, सर्विस की लिस्ट भारी भरकम है कि सर्विस माफ है। हाँ जी, एक आदि बताना सर्विस माफ है। हाँ, रिचुअल सेरेमनी, पंडित जी आए, वो क्या कर रहे हैं, हवन, हवन बाय पंडित जी, दक्षिणा देनी पड़ेगी, यस, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। और बताओ, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट एफडी पेड बाय बैंक, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है या लोन पे इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है तो उस पर जीएसटी नहीं है। बैंक आपसे इंटरेस्ट लेगा, लोन पे कोई जीएसटी नहीं। और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं, सब क्या है, माफ, जाने दो, बैंक और कुछ भी बख्शा नहीं जाना। हाँ जी, बैंक में और क्या होगा जिस पे जीएसटी लगेगा, लॉकर रेंट, एटीएम चार्जेस, चेक बुक चार्जेस, बैंक वाले कोई फाइन लगा रहे हैं, बैंक वाले कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का कमीशन ले रहे हैं, बैंक वाले गोल्ड कॉइन बेच रहे हैं, गोल्ड कॉइन बेच रहे हैं, सोल्ड बाय बैंक, बेचते हैं हाँ कई बार, आजकल तो अमेजोन पे भी आ जाते हैं 1-1 ग्राम के कॉइन गोल्ड के। चलो, अगर आप
लॉकर का रेंट, एटीएम के चार्जेस, चेकबुक चार्जेस, फाइन और बिजली के बिल। कमीशन लेता ना बैंक कम। मैं वैसे आजकल ना जब से ऑनलाइन चल पड़ा ये गूगल पे और ये कोई जरूरत ही नहीं धक्के खाने की, उससे लोग पेमेंट करने लगे, बिजली के बिल, फोन के बिल, पानी के बिल। पुराने टाइम में ये नहीं होता था ना, तो बड़ी दिक्कत थी। बिजली बोर्ड में होती थी लाइन बड़ी बड़ी, कौन पे करे, ऑनलाइन सिस्टम था नहीं। उसकी बजाय बैंकों में और पोस्ट ऑफिस वगैरह से भी कॉन्ट्रैक्ट था बिजली बोर्ड का कि भाई हमारी तरफ से तुम कलेक्शन कर लो। बैंक में भी जमा करा देते थे बिजली के बिल, पोस्ट ऑफिस में भी। मैं खुद करवाया करता था कई बार, पहले पुराने टाइम की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत होती थी बिजली बोर्ड की लाइन में कौन जाए। बैंक उस चीज के क्या लेता था, कमीशन। बाबा रामदेव की दवाइयां तो पोस्ट ऑफिस का मुझे याद है बेचा करता था पोस्ट ऑफिस, बाबा रामदेव की दवाइयां। क्यों कि अब तो रामदेव ने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, अब तो अपनी दुकानें ही हैं, लोगों को फ्रेंचाइज दे दी उसने, दुकानें खुली नहीं है शहर में। पहले तो बहुत ज्यादा खुल गई थी, अब धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि वो कमीशन कम मिलता था। 5% कमीशन होता था, ग्राहक आके कहता था डिस्काउंट, दुकानदार कहता है बाबा मेरे को 5% दे रहा है, तेरे को कहां से डिस्काउंट दे दूं, और खराब हो जाए वापसी नहीं थी। तो इसलिए दुकानें काफी रामदेव की बंद होगी, शहर में 1 2 3 ही होंगी, पहले तो गली गली खुल गई। कमीशन लेता था पोस्ट ऑफिस बाबा रामदेव से, क्या बेचने का, दवाइयां। क्योंकि पोस्ट ऑफिस का तो जाल बिछा, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में, गली गली गांव गांव। तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू दवाइयां जल्दी पहुंचाई जा सकती थी दूर दूर। तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या लेते थे, कमीशन। उस पर जीएसटी होगा, हाँ। बैंक भी इस तरह से कोई कमीशन ले रहा है तो जीएसटी होगा, यस। बैंक मनी एक्सचेंज का कमीशन ले रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज का क्या ले रहा है, कमीशन, उस पे जीएसटी है। आप गए बैंक में, भाई साहब मुझे दिरहम चाहिए, मुझे यूएई जाना है, यूएई जाना है, वहां दिरहम चलते हैं। आपने कहा देना जी 50-1,000 रुपए के दिरहम दे दो बदल के, क्योंकि वहां चलते नहीं है, दिक्कत होती है वहां। दे दी और दिरहम ले लिए। उस पे बैंक कमीशन लेगा कि नहीं लेगा, बैंक कमीशन लेगा। वो जो कमीशन है उस पे जीएसटी है, यस। लेकिन बैंक वाले याद रखना, बैंक्स और मनी एक्सचेंज एक्सचेंजर एजेंसी जैसे कि मनीग्राम, नाम सुना है, मनीग्राम, और वेस्टर्न यूनियन, नाम सुना है, वेस्टर्न यूनियन। हाँ ये फेमस पुराने नाम है, मनीग्राम और वेस्टर्न यूनियन। ये अपने सिरसा में बात करूं, इधर पुल के नीचे तलवाड़ हॉस्पिटल है, बिल्कुल उसके साथ एक रिया ट्रेवल है, रिया ट्रेवल। रिया ट्रेवल वाले के पास फ्रेंचाइज है ये मनीग्राम की या वेस्टर्न यूनियन की, शहर में और लोगों के पास भी होगी, ये बदल देते हैं। बाकी बैंक भी काम करते हैं। अगर बैंक, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन वाले आपस में मनी एक्सचेंज करें तो उस पर जीएसटी नहीं है। देखो मनीग्राम ने क्या किया, मनीग्राम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से क्या कर रहा है, एक्सचेंज। कभी डॉलर दे रहा है, पैसे ले रहा है, कभी रुपए देके डॉलर दे रहा है। इनके बीच में अगर एक्सचेंज होगी, इनके बीच में सर्विस प्रोवाइडेड और टेकन, एक दूसरे को म्यूचुअली, नो जीएसटी, बख्श दिया गया, कोई जीएसटी नहीं। लेकिन हम लोग बैंक से बदले चाहे मनीग्राम से बदले, तो हम पे जो कमीशन चार्ज होगा उस पे क्या है, जीएसटी है, जीएसटी। क्लियर। आरबीआई, ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मली किसको सर्विस देगा, नॉर्मली टू किसको, सरकारें आरबीआई से सर्विस लेंगी। सरकारें पूछेगी आरबीआई से कि बताओ कितनी करेंसी कितनी यूज हो रही है, कितने नोट कौन से यूज हो रहे हैं। या फिर आरबीआई के पास तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, ऑल ओवर इंडिया में आरबीआई की ब्रांचें हैं, जयपुर में, चंडीगढ़ में, कानपुर में, जगह जगह इसकी ब्रांचेज हैं, दिल्ली में इसकी आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस हैं। और ये ना डाटा स्टडी करते रहते हैं देश की इकोनॉमी को लेके, इकोनॉमी की ग्रोथ को लेके। अगर भारत सरकार आरबीआई को कोई जिम्मा दे दे और कह दे चार्जेस ले लो और हमें ये सर्विस दे दो, ये स्टडी करके दे दो, मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, फिस्कल पॉलिसी को लेके, या देश में इन्फ्लेशन को लेके, आरबीआई हेल्प कर देता है, चार्जेस ले लेता है, नो जीएसटी, नो, उस पे कोई जीएसटी नहीं। लेकिन सर्विसेज
प्रोवाइडेड टू थर्ड पार्टी टू आरबीआई। आप आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं, तो क्या ये रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज? किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कह दिया भी इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज की स्टडी करके हमें दे दो, इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टडी करके हमें बता दो। अगर आरबीआई को सर्विस इस मैटर को लेके आपने दी तो उस पे जीएसटी नहीं है, अदर सर्विसेज पे जीएसटी है। अदर सर्विसेज उस पे क्या है? जीएसटी पेबल, नो एग्जम्पशन, कोई एग्जम्पशन नहीं। समझ गए भाई? आरबीआई सर्विस दे रहा है सरकारों को या किसी को भी तो माफ, लेकिन आप आरबीआई को सर्विस दे रहे हैं। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी करवाना चाहती है आरबीआई, आप आरबीआई को उस मैटर से रिलेटेड कोई सर्विस दे रहे हैं, तो चलो माफ। क्या आरबीआई की बिल्डिंग बन रही है मान लो सिरसा में, और आप आर्किटेक्ट हो, मैप बना दो और 50,000 रुपए रिजर्व बैंक से ले लो, तो क्या उस पर जीएसटी है? हाँ है। सिर्फ कौन सी माफ है? अगर हम आरबीआई को सर्विस दें फॉरेन एक्सचेंज की स्टडी के रिगार्डिंग तो माफ है, वरना हम अगर रिजर्व बैंक को कोई भी सर्विस देंगे तो उस पर क्या है? जीएसटी है। आरबीआई के ऑफिस में पिज्जा मंगवाएंगे डोमिनोज से, क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आर्किटेक्ट ने मैप बनाया आरबीआई को बना के, बिल्कुल लगेगा। आरबीआई सर्विसेज दे किसी भी तरह की तो वो उस पर जीएसटी माफ। क्लियर है? आएगा ये डिटेल में। जैसे जीटीए की सर्विस पे आरसीएम का भी ऑप्शन है, टैक्स कम लग जाएगा। आप अदरवाइज नॉर्मल में क्रेडिट लेना है तो टैक्स ज्यादा है। जीटीए में गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला अगर दूध लेके जा रहा है टैंक में डाल के, या वो फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल लेके जा रहा है, या आर्मी का सामान लेके जा रहा है, या फ्लड विक्टिम्स है, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, उनके विक्टिम रिलीफ के लिए सामान लेके जा रहा है, जाने दो माफ। उस किराए पे जीएसटी नहीं है। समझ गए? ट्रक ट्रांसपोर्ट यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर सामान कौन सा लोड कर रहे हो? आप सामान लोड कर रहे हो इस तरह का, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, या आर्मी वेपन वगैरह, या फ्लड रिलीफ के जो के लिए सामान जा रहा है, वो पूरी तरह से माफ है। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, सर्विसेज बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जाना ना होता है क्या आपका? हाँ जी, जाते पोस्ट ऑफिस में आपको भी? शायद नहीं, हम लोग बहुत जाते थे पोस्ट ऑफिस, क्योंकि अब वो काम कुरियर के हाथ में आ गया सारा लगभग। अब ये कुरियर वाले माल सप्लाई करने लगे, इनका काम जो है ना कम हो गया पोस्ट ऑफिस का। इनकी स्पीड पोस्ट चल रही है, लेकिन पता है क्यों चल रही है? वो भी सरकारी कागज कुगज जाने के लिए। बस आपको आईसीआई का कोई डॉक्यूमेंट आना है, जाना है, वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आता है, वरना कोई जरूरत ही नहीं रहती। इस मोहल्ले का पोस्टमैन आया हमारे इसी कोर्ट कॉलोनी का, वो ऊपर उनकी गुड़िया ने वो टैली करना होगा, तो वो चलो कहता है जी आप मिलवा दो सर से, कह दो कि मैं आपके एरिया का पोस्टमैन हूँ। मेरे को कहता वो भी मैं आपके मोहल्ले का पोस्टमैन हूँ। मैंने उसको पहली बार देखा था, क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी पोस्टमैन की, कभी कोई आया ही नहीं पोस्ट उससे, कोई कुछ आता भी होगा तो घर के एड्रेस पे आता होगा, कभी एक आधा कुछ, वैसे बहुत कम। सारा कुछ आजकल कोरियर से आने लगा, पर फिर भी सरकारी काम आज भी कुछ पोस्ट ऑफिस से होते हैं। बंद तो नहीं हुआ, आज भी लोग सस्ते के लिए कई बार पोस्ट ऑफिस में चले जाते हैं। चलो, पोस्ट ऑफिस की सर्विस, जो वो नॉर्मल इनलैंड लेटर या कोई बुक पोस्ट या कोई रजिस्टर्ड पोस्ट, बेसिक जो सर्विस दे रहा है पोस्ट ऑफिस माफ है। पुरानी बेसिक सर्विस माफ है। लेकिन अगर पोस्ट ऑफिस कौन सी सर्विस दे रहा है? स्पीड पोस्ट या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। पार्सल आता है पेमेंट दो, जैसे सीओडी नहीं आता आपका, कैश ऑन डिलीवरी आता है ना अमेजॉन फ्लिपकार्ट, ऐसे इनकी भी एक सर्विस है एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। पार्सल आ जाएगा, पैसा दो, पोस्टमैन लेके आगे दे देगा, सामान ले लो, ऐसे एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, स्पीड पोस्ट।
या लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, पॉलिसी, कोई और भी अगर कमीशन वगैरह किसी चीज का लेते हैं, ऑन साइट एंड सर्विस टैक्सेबल, ये माफ नहीं है, ये क्या है, टैक्सेबल। इनकी ना एक आधी सर्विस और है, मनी ऑर्डर। पुराने टाइम में खूब चलता था मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर क्या होता था, यहाँ पे मान लो एक बिहारी बाबू काम कर रहे हैं सिरसा में, उनका घर है मान लो सासाराम बिहार में, एक जगह है सासाराम, बिहार से वो आए हुए हैं बेचारे, यहाँ काम करते हैं, लेबर करते हैं, पेरेंट्स को पैसे भेजने हैं, पेरेंट्स कहाँ बैठे हैं, सासाराम बिहार, तो पैसे भेजने, कैसे भेजेंगे, तो पोस्ट ऑफिस में जाते थे, वो फॉर्म भरा मनी ऑर्डर का, जैसे 5,000 रुपए भेजने हैं, 5,000 का फॉर्म भरा, चार्जेस बहुत ही मामूली, शायद 2 रुपए 3 रुपए ऐसे बहुत थोड़े, वो चार्जेस पोस्ट ऑफिस को पे किए, फॉर्म भरा, वो मनी ऑर्डर कहां चला जाएगा, सासाराम पोस्ट ऑफिस में। सासाराम पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, साइन करा के उसके रिश्तेदारों को पैसे दे देंगे। ये मनी ऑर्डर का सिस्टम था। पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर एक जैसे आपका ड्राफ्ट जाता है ना, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस का एक पोस्टल ऑर्डर भी जाता है, उसमें ऐसे ही होता है, पैसे दे दो, वो एक चिट दे देंगे, चिट दे दो आगे, आगे वाला पोस्ट ऑफिस से क्या करवा लेगा, कैश, जैसे कि हमारा चेक या ड्राफ्ट होता है। पर ये चीजें ना बहुत पुराने टाइम की होगी, मैंने बनवाए हुए हैं, पोस्टल ऑर्डर भी बनवाए हुए हैं, मनी ऑर्डर भी करवाए हुए हैं, बहुत पहले जब मैं स्कूल लाइफ में रहूंगा, पेरेंट्स कह देते थे जा वहां पे मनी ऑर्डर करवा के आना है किसी को, ऐसे ही पैसे भेजे जाते थे। चेक चुक हमारे पास होते नहीं थे, कम यूज करते थे उस जमाने में लोग चेक वगैरह, और ये पेटीएम पुटीएम गूगल पे होता नहीं था, तो मनी ऑर्डर करवाया जाता, ज्यादा नहीं कभी कभार। और ये बेचारे लेबर वाले बहुत मनी ऑर्डर, इतना घोटाला हुआ होता था कि यहाँ से गरीब कमा कमा के बिहार पैसे भेज देते थे, वहां के पोस्ट ऑफिस वाले पैसे देते नहीं थे, झूठे साइन मार के खुद खा जाते थे पैसे। वो बेचारे पूछते रहते बेटा पैसे नहीं आए, यहाँ वाला कहता जी बाबूजी पैसे भेज दिए, वो यहाँ पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, वो भगा देते गाली देके, पेमेंट होगी, हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है। उसके पेरेंट्स वहां जाते, वो गाली देके भगाते थे। बड़ा बुरा, बड़ा घोटाला, करोड़ों रुपए। ये बढ़िया हो गया सिस्टम, ये गूगल पे, बैंक में अकाउंट खुल गए, जगह जगह आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, आप ही निकालेंगे, जगह जगह दुकानें खुली हैं, उनके थ्रू भी पैसा जाता है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था ये वाला केस, कोई मेरी गली में रहता है लड़का, आस पड़ोस में मेरे, वो बड़ा घबराया हुआ था जीएसटी को लेके, वो पैसे भेजता है लोगों के, भेजते नहीं, जगह जगह आपने देखा होगा दुकानें खुली हैं, आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो उनको कैश दो, वो लेते हैं लगभग 1%, जान पहचान है तो 0.8 लाख रुपए भेजना, 1,000, जान पहचान है तो 800 750 700 ले लेगा वो। 1 लाख भेजना है, 1 सेकंड के अंदर पैसा आगे सामने वाले के अकाउंट में डल देगा। ये दुकानें खुली है ना, पैसा भेज। वो बंदा एक दिन घबराया, कहा भैया वो मेरा जीएसटी का क्या होगा, मैं तो 2.5-3 करोड़ रुपए भेज देता हूँ आराम से। 2.5-3 करोड़ रुपए को बड़ी अमाउंट नहीं, उसको तो बेचारे को 1% 2.5 लाख ही बना साल का, 3 करोड़ भेजेगा तो 3 लाख ही बना उसका। तो कहता जी मैंने सुना है भाई 20 लाख से ऊपर मेरे को तो कोई कह के गया जीएसटी लेना चाहिए, तेरे को जीएसटी नंबर लेना चाहिए और तेरे पे जीएसटी लगना चाहिए 18%। वो घबरा गया, कहता 18% जीएसटी लगाऊंगा तो ग्राहक भाग जाएंगे, 18% कौन देगा, ग्राहक कहेगा लाख रुपए लाया, ला 18,000 टैक्स, क्या मेरी दुकानदारी बंद और मैंने तो जीएसटी लिया ही नहीं, क्या कहते हो 18% जीएसटी लग जाएगा उस पर? नहीं, मैंने उसको समझाया जिसने तुझे नॉलेज दिया वो पढ़ा लिखा नहीं हुआ, यूं ही तुक्केबाज इधर उधर का कोई बता गया तेरे को, भैया लाख रुपए आए, तूने लाख रुपए आगे दिए, वो कोई सर्विस थोड़ी है, सर्विस तो वो है जो तुमने उससे 1,000 रुपए लिए, सर्विस चार्ज तो वही है। अब मैं बैंक में अपने रिश्तेदार को 4 लाख रुपए भेज दूं तो कोई सर्विस है, मेरे अकाउंट से निकले उसके अकाउंट में गए, सर्विस तो वो है जो उसके ऊपर चार्जेस हैं। मैंने उसको यही कहा 3 करोड़ रुपए तेरे को क्या बने, 3 लाख रुपए पे तेरा जीएसटी बनता है, बस बात ये है। और क्योंकि तेरा 20 लाख से ऊपर नहीं बनता साल का कमीशन, कोई तेरा टोटल कलेक्शन नहीं है, तो जाने दे, फिर तेरा जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, तू क्यों डर रहा है। ये तो पैसे लोगों के हैं, लोगों के आगे ट्रांसफर हो रहे हैं तेरे थ्रू, तेरे पास ऑथराइज उसकी अथॉरिटी है, उसने एयरटेल मनी का ऑथराइजेशन ले रखा है, उसके थ्रू पैसे भेजता है, फिर तेरे को कोई दिक्कत नहीं। कमीशन का अमाउंट देख, तेरा 20 लाख से ज्यादा बनता है तो यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी सेक्शन 22, यस
वो तो 24 तो कंपलसरी है कुछ केस में। तो बनेगा। वो बड़ा खुश हुआ, क्या मैं तो 2 दिन हो गए नींद नहीं आ रही मेरे को। कहता यही माइंड में चल रहा है भैया 18% लोगों पे लगाऊंगा तो लोग फिर आएंगे ही नहीं मेरे पास। कहता जी चलो मेरा बढ़ना तो छोड़ो, क्या मेरे को तो ये लग रहा था छोटा मोटा काम चल रहा है वो भी बंद होने पे है, ऐसा करके। तो वो आधे लोगों को तो पता ही नहीं, हर कलेक्शन पे जीएसटी नहीं है, ठीक है, कमीशन पे जीएसटी है। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस समझ आई, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पोस्ट, एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है कोई, लेकिन मनी ऑर्डर, इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड भी चलते थे। अब तो पता ही नहीं, मुझे याद नहीं पोस्ट कार्ड चलता है क्या नहीं, पहले चलते थे पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है, एक छोटा सा पेपर, जैसे अपने रिमोट से थोड़ा बड़ा एक छोटा पेपर, एक तरफ एड्रेस लिखो, दूसरी तरफ जो लिखना है लिख दो, पर वो सारा ओपन है, जो लिखा हुआ है ओपन ऐसे जाता है, उसको रैप करके बंद करके नहीं जाता। यानी आप उसको किस लिए काम में ले सकते हो, सिर्फ इसलिए किसी को कोई मैसेज देना है, किसी को कोई नंबर शेयर करना है, बस इसलिए। पहले वो काम आता था, सरकार भेजती थी, वो रोल नंबर भेजना, पोस्ट कार्ड पे लगा के स्टैंप रोल नंबर भेज देती थी, वो उसका कोई मिसयूज क्या करेगा, मतलब इस तरह से, इस तरह की चीजें। और कोई पर्सनल बातें लिखनी है तो रैप करके एक अलग लेटर चलता था, इनलैंड लेटर, वो पोस्ट करो। या पोस्ट कार्ड चलता था, पहले जमाना क्या था, वो आता था एक टीवी सीरियल, क्विज आती थी, बोलो मनाली कौन सी स्टेट में है, लोग लिख के भेजते थे हिमाचल, पोस्ट कार्ड थे, फिर वो इनाम निकाला करते थे। आजकल तो वो ये वाली क्विज वगैरह भी सब फोन पे है, और वैसे क्विज का जमाना गया, गूगल करके मिनट में ढूंढ लेगा, आप क्या करोगे क्विज खिला के। पहले होता था क्वेश्चन पूछा करते थे, वो लोग जवाब भेजते थे, फिर उसमें से कार्ड ड्रॉ किया करते थे, किसने सही जवाब दिया है। जमाने गए। पहले तो हम लोग भी स्टूडेंट को कोई चीजें बड़े अच्छे से बताया करते थे, शुरू शुरू की बातें हैं, भैया उसको नहीं पता होती थी मनी लॉन्ड्रिंग क्या, ये क्या, वो क्या। अब तो आधी चीजें स्टूडेंट को पता ही होती हैं, या गूगल कर लेता है, जब डाउट होता है गूगल कर लेता है। कोई एक आधी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज पूछनी हो तो पूछता नहीं है, वो गूगल कर लेता है। चलो, इनलैंड लेटर चलते थे, क्लियर। डॉक्टर की सर्विस, डॉक्टर सर्विसेज, हाँ जी, डॉक्टर की कौन सी सर्विसेज हैं। डॉक्टर जो पेशेंट के लिए करता है ट्रीटमेंट, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो पूरी तरह से इसमें माफ है। पर उनको कहना वो नोट्स डाल देगा। डॉक्टर का ट्रीटमेंट क्या है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में अगर वो दवाइयां भी साथ में दे रहा है, ऑपरेशन कर रहा है साथ में दवाइयां भी लगा रहा है, डॉक्टर मेडिसिन लगा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है तो उसके अंदर भी दवाइयां लगा रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, एक्सरे कर रहा है, अल्ट्रासाउंड कर रहा है, और क्या क्या करता है, एमआरआई वो करता है। डालिए नोट्स कर दी, करो फटाफट, जो घंटा हो गया। एमआरआई कर रहा है, एमआरआई, हाँ जी, डॉक्टर एमआरआई कर रहा है। तो और यही है, एमआरआई कर देते हैं या सीटी स्कैन कर देते हैं, यही कुछ है। एक्सरे तरह तरह के, माफ माफ है, माफ एग्जाम। वो वेन्स वगैरह का होता है ना एमआरआई, एक्सरे बोन्स वगैरह का होता है, अल्ट्रासाउंड तो जैसे और भी कई मैटर पे जहां पे एक्सरे काम नहीं करता है वो सीटी स्कैन होता है, ये पूरी तरह से एग्जाम है। शायद मैंने बताया था, एक फोटोग्राफर कहता है जी मेरी फोटोग्राफी भी तो माफ कर दो, कहता ये भी तो फोटो ही खींचते और क्या करते हैं बॉडी की, तो यह इलाज के लिए खींच रहे हैं, इलाज के लिए खींच रहे हैं, तूने इलाज नहीं करना, फोटोग्राफर है तू, टैक्स लगेगा तेरे पे, ये इलाज के लिए फोटो खींच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट टैक्सेबल,
ये इलाज नहीं, ये समझो वही मैंने कल बताया था ब्यूटी ट्रीटमेंट। करवाते हैं ना वो, बॉलीवुड वाले बताया था, वो भी टैक्सेबल। मतलब कोई इंजरी नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, प्लास्टिक सर्जरी करवा के वो बदल रहा है सिस्टम थोड़ा सा, वो क्या हाँ एजेड लग रहा है थोड़ा, वो सर्जरी करवा के थोड़ा सेट नहीं करते। बॉलीवुड वाले ही सुने होंगे, सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया थोड़े बहुत, या श्रीदेवी, वो कहते हैं कई तरह के इंजेक्शन लगाती थी इसलिए मरी है वो, पता नहीं कई बातें, वो दुबई के होटल में मरी थी। और अब कोई दुबई घूमने जाते हैं ना, जब गए थे तो वो होटल वाले, ये वो जो वहाँ के गाइड वगैरह हैं, वो कहते हैं सर वो देखो ये वही होटल है जहाँ श्रीदेवी मरी थी। अब वो ऐसे ही फेमस है वो ये लगाते इंजेक्शन, तरह तरह की ट्रीटमेंट, सिलिकॉन लगवाना, ये सब कुछ ये पूरी तरह से टैक्सेबल है। लेकिन जो प्लास्टिक सर्जरी किस लिए हुई है, ट्रॉमाटाइज पेशेंट है, ट्रॉमाटाइज, हाथ पैर टूट फूट गए एक्सीडेंट में, उसको प्लास्टिक सर्जरी करके क्या करना है, प्लास्टिक सर्जरी क्यों हो रही है, ट्रॉमाटाइज पेशेंट है, ट्रॉमा सेंटर के अंदर टूट फूट गया सारा ही, उसको क्या है, कहीं तो रोड डालेंगे, वो अंदर पैर में रोड डाली, कहीं कुछ, कहीं प्लास्टिक सर्जरी करके ठीक होएगा, वो करते हैं ना ये, माफ माफ। लेकिन बॉलीवुड वालों की माफ नहीं है, ठीक है ना, वो माफ नहीं। कोई पार्लर वाला मैनीक्योर पेडिक्योर या हेयर कलर या कुछ ऐसे कर दे, सर ये पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, ये ट्रीटमेंट, वो सब टैक्सेबल है, वो इलाज नहीं है। इलाज है क्या, सैलून वाले भी इलाज करते हैं क्या, अगर वो ट्रीटमेंट है तो चलो फिर जाने दो। कई बार क्या होता है, सैलून वाले क्या है, यूनानी दवाइयों से ट्रीटमेंट कर रहा है, कोई और कई तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है। हाँ जी, कौन कौन से इलाज चलते हैं, एलोपैथी के तो हम सारे पता ही, हमें डॉक्टर का जो है एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां, और एक सीधा होता है, सीधा सीधा जमीन में गाड़ देते हैं बंदा बाद में निकाल लेते हैं कुछ घंटे बाद, सुना होगा ना, गले तक जमीन में दबा दिया, कहता है मिट्टी सब ठीक कर देगी, और वो क्या है 2-3 घंटे बाद निकाल लेते हैं। और सुना होगा आपने, वो लगाते हैं क्या बोलते हैं, जोंक वगैरह, लीच वगैरह, लीच थेरेपी, बाबा रामदेव भी नाम लेता है, हाँ लीच थेरेपी। उसमें क्या, वो जानवर होता है एक छोटा सा कीड़ा, वो लगा देते हैं, टांग पे दर्द हो रहा है, चल भी लगा, वो खून चूस जाता है सारा, बड़ा सारा हो जाता है, गिर जाता है अपने आप, जितना उसका सिस्टम होता है गिर जाता है, कहता है जी गंदा खून साफ हो गया, चलो जी बंदा ठीक हो गया। ये पुराने टाइम में चलते थे इलाज, लेकिन अब क्या है, अब मॉडर्न लोग भी इसको यूज कर रहे हैं, कुछ हद तक तो फायदा भी होता है। डॉक्टर एलोपैथिक दवाइयां दे दे के उसको सुखाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं होता, और वो जानवर जो है लीच वगैरह वो खींच जाता है। पर आजकल उसका मिसयूज भी हो रहा है, वो सबके ही लगा देते हैं, भैया है ही नहीं गंदा खून, कोई प्रॉब्लम ही हो रहा है, हड्डी हिल रही है उसकी, और उसके वो लीच क्या करेगी, पर नहीं, सबके लगा देते हैं, बाबा रामदेव भी लगाते हैं, सीधा मां, ये कई तरीके हैं इलाज के। एक्यूप्रेशर वाले भी तो हैं बाजार में, पॉइंट दबाते हैं वो, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, ये सब इलाज के तरीके हैं कि नहीं, ये तरीके हैं। योगा भी माफ है, योगा भी एग्जाम्ड, योगा पेड होता है, हाँ कई जगह पेड है, कई जगह पेड है, योगा क्लासेस लगाते हैं लोग, पैसे लेते हैं। एक होता है फ्री तो है भाई, टीवी पे देख के कर लो, या पार्क में चले जाओ, कोई ना कोई बुजुर्ग करते मिलेगी वहां, तो उनको देख के आप फॉलो कर लो, या कई जगह वो ट्रेनर बैठे हैं या रामदेव वाले, वो करवाते हैं योगा, वो उनको फॉलो कर लो, चलो फिर तो जीएसटी का सवाल ही नहीं उठता, वो तो वैसे ही फ्री है। लेकिन कई जगह योगा क्लासेस क्या है, पेड है, अपने सिरसा में भी है 2-3 बंदे पेड है, योगा की क्लास चलती है, पैसे लेते हैं, वो मेरा एक स्टूडेंट भी है, वो योगाचार्य बना हुआ है, ऐसे बीकॉम पढ़ता था, बाद में योगाचार्य बन गया, उसने अपना ये चला रखा है सेंटर, बढ़िया सक्सेसफुल है वो बीमारियों को ठीक करने के लिए योगा पेड बेसिस पे करवाता है, चार्जेस लेता है, तो वो पूरी तरह से जो इस तरह जैसे मर्जी योगा बीमारियों को ठीक करवाने के लिए करवाता है, पैसे लेता है, कोई दिक्कत नहीं, माफ, लेता है तो लेता हो, फ्री है तो वैसे ही टैक्स नहीं, पैसे लेता है तो भी माफ। लेकिन क्या हुआ, एक डांस वाला कहता है जी एरोबिक्स करवाते हैं हम भी, देखो आजकल ये जिम वाले भी क्या डांस डूंस करवाते हैं,
बच्चे भी खुश भी, चलो डांस वांस कर रहे हैं, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज होता है ना, ऐसे एरोबिक्स वगैरह करवा रहे हैं, एरोबिक्स। क्या ये भी सर योगा ही है ना? कोई योगा योगा नहीं है, योगा वही है, सांस लो छोड़ो वैसे वाली योगा, वो योगा नहीं है। हेल्थ क्लब बख्शे नहीं जाएंगे, सुन लो। जिम जो है ना, जिम जिम या हेल्थ क्लब बख्शे नहीं जाएंगे। ये क्या है, इनकी सर्विसेज क्या है? टैक्सेबल। योगा के नाम से क्लासेस लगाओ, ठीक है ना, पैसे लो तो भी कोई टेंशन नहीं है, माफ। पहले तो बाबा रामदेव के भी शिविर लगते थे, जो लगते थे, फिर तो आगे कभी किधर आगे कभी किधर आगे, कैंप जो भी, उसमें क्या है, आगे बैठने के चार्जेस होते थे, यहां बैठना है तो इतने, यहां बैठना है इतने, पैसे होते थे। शायद अब सुना था वो उन्होंने बंद कर दिया पेड वाला सिस्टम। वैसे बाबा जानी छोड़ के कम जाते हैं इधर उधर, अपना वो हरिद्वार में 3-4 खोल रखे हैं, हेल्थ वेलनेस योगाश्रम ऐसे करके 2-3 खोल रखे हैं, 7 स्टार फैसिलिटी वाला और ये वाला वो वाला। चलो माफ, पेड बेसिस पे योगा क्लासेस लगाते हैं तो माफ है। क्लियर? जिम हेल्थ क्लब टैक्सेबल। क्लियर? वैसे आर्टिस्ट लोगों की, जो आर्टिस्ट लोग हैं, फोक और क्लासिकल, अब ये करते ही कौन है? फोक, वही कल्चरल, जैसे वो नृत्य कथक वगैरह वो साउथ इंडिया में नहीं करते, ऐसा कोई, जैसे वो कोई पुराना कल्चर से रिलेटेड कोई फोक डांस, कोई क्लासिकल डांस, अगर कोई ये डांसर डांस करता है फ्री में तो जीएसटी का सवाल ही नहीं, पैसे लेता है, और उसका कंसीडरेशन 150 से ज्यादा नहीं है एक प्रोग्राम का, तो माफ कर दो, एग्जाम्प्ट कर दो। अगर वो नृत्य का, या जैसे हेमा मालिनी का आपने देखा होगा या सुना होगा, हेमा मालिनी फेमस थी ना ये उधर साउथ इंडिया का डांस करने में, अब तो एज होगी 75 के आसपास, लेकिन वो फेमस रही, सिरसा में भी आई थी एक बार इसी प्रोग्राम के लिए, तारा बाबा कुटिया, लेकिन लोग स्टेज पे चढ़ गए थे सुना है, तो वो बीच में कैंसिल करना पड़ा प्रोग्राम, चली गई, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी भी चाहिए ना। आप देखो ऐसे एरिया में आ जाओ, बंदे बहुत चाहिए सिक्योरिटी के, वरना रिस्क रहता है। आजकल तो वैसे ही धमकियां आ रही हैं बड़ी लोगों को और क्या, तो ये अब ऐसे ही आते हैं। अभी कोई बता रहा था, कहता जी कोई पंजाब का कोई नॉन है, वो फॉरेन की पार्टी है, उन्होंने गुरदास मान को बुलाना था कोई अपने फंक्शन में, फैमिली क्या यार पंगा ही बहुत है, वो कहता है जी 100 बंदे तो सिक्योरिटी के लगाओ, 100 बंदे तो आएंगे हम, क्योंकि धमकियां सबको मिलती रहती है, इनको बड़ी मुश्किल लाइफ होती है इनकी, लगता ही है डर डर का सिस्टम। चलो कहते अब 100 बंदे सिक्योरिटी के पुलिस से लेंगे तो खर्चा ही बहुत बैठ जाएगा, मतलब दिक्कत है हर चीज की। ये दिलजीत दोसांझ है, देखो इसकी फैमिली का नहीं पता किसी को, कौन वाइफ है, कितने बच्चे इसके, कहाँ रहता है। वैसे वो लोग जो जानते हैं पर्सनली वो जानते हैं कि इसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं और कैलिफोर्निया में रहता है, किसी को नहीं पता, ना किसी स्टेज पे आती उसकी वाइफ ना बच्चे, कहाँ रहता है वो नहीं बताता, और बिना बताए आता है, शौक नहीं करता वो, भी आप उसे बुला लो पैसा दे दो शो करने आ जाएगा। दिलजीत दोसांझ सरदार जी वो ऐसे नहीं आता, वो आता है अचानक बिना बताए, मतलब री प्लान नहीं, रिस्क है ना, आजकल धमकियां मिलती हैं, उसको बुलाना बड़ा महंगा है, क्योंकि वही सिक्योरिटी बड़ा इशू है, फॉरेन में तो शो करता है तो बड़ा मुश्किल है। वैसे ये सारे जो चार्जेस लेते हैं ना, ये वाले वेस्टर्न डांसर हो गए, बॉलीवुड वाले डांसर, सब टैक्सेबल हैं। अगर कोई क्लासिकल या फोक डांस करता है 1.5 लाख तक लेता है, वो पूरी तरह से क्या है, एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है। क्लियर? अगर 1.5 से ऊपर लेगा, 1.60 लेगा तो टैक्स, 20-30 हजार लेगा माफ, 1 लाख लेगा माफ, और बाकी सारे डांसर एक्टर टैक्सेबल है। बाकी है ना वेस्टर्न वाले हो गए, या ये अपने बॉलीवुड वाले शो करने नहीं आते जगह जगह, कई बार किसी प्रोग्राम में आ गए, कहीं उनका ओपनिंग सेरेमनी पे आ गए इस तरह से, या तनिष्क का बना तो और 1-2 सेलिब्रिटी बुला लिए गए, तो बुला लिए जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, तो वो क्या है, एग्जम्प्ट। क्लियर? ये ब्रांड एम्बेसडर बन के चार्जेस लेते हैं काफी, तो सब के सब क्या है, अमाउंट जो चार्ज करते हैं वो टैक्सेबल है।
बाकी मैंने आपको बताया था जू वगैरह में जाना है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ताजमहल वगैरह की एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं है। ताजमहल देखने जा रहे हो या कुतुब मीनार या लाल किला, इनकी एंट्री टिकट पे, या कोई जू में जा रहे हो या कोई नेशनल पार्क, ये जगह जगह बने हुए हैं। राजा जी नेशनल पार्क है, कोई कॉर्बेट पार्क है, कोई रणथंभौर नेशनल पार्क है, कोई गिर गिर के नाम से भी एक गुजरात में है। तो ये देखने जाते हैं वहां पे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या जू, उसकी टिकट होती है ना, उस पे कोई जीएसटी नहीं, नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं। पब्लिक लाइब्रेरी पे, हाँ जी जाते हो क्या कोई पब्लिक लाइब्रेरी, नो जीएसटी। लाइब्रेरी खोले बैठे हैं लोग, उनको पेमेंट देते हो, कितने लेते हैं वो, शायद 800, 1000, 1500 रुपए, अलग अलग लेवल के हिसाब से, उस पर जीएसटी नहीं है। लाइब्रेरी खोली हुई लोगों ने, वहां लाइब्रेरी में जाते आते हैं, चार्जेस हैं थोड़े बहुत, कोई जीएसटी उसके ऊपर नहीं है। पब्लिक टॉयलेट्स यूज होते हैं, उसके भी तो चार्जेस है, मान लो, कोई जीएसटी नहीं। लेबोरेटरीज वगैरह, मोबाइल लेबोरेटरीज वगैरह भी होती हैं, तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी भी माफ कर दी गई। तो एक लिस्ट बहुत बड़ी है जिसके अंदर क्या है, जीएसटी माफ कर दिया जाएगा। देखो गवर्नमेंट को पावर है किस पे जीएसटी लगाना और किस पे माफ करना है। पहले कपड़े पे जीएसटी माफ था, जो कपड़ा है ना अनस्टिच कपड़ा, अनस्टिच, जैसे बाजार में दुकानें नहीं माप के देते हैं, 1.25 मीटर ये, 5 मीटर ये, लेडीज के सूट, कुर्ते पजामे, पैंट शर्ट, आज भी यूज होते हैं, बंद तो नहीं हुआ, कम हुआ है। देखो इन चीजों का यूज, रेडीमेड का जमाना ज्यादा आ गया है, लेकिन ये नहीं है कि बंद हो गया। आज भी कोट पैंट लेना है तो कपड़ा लेके स्टिच करवाते हैं लोग, और ओल्ड एज के लोग तो आज भी कपड़े स्टिच ही करवाते हैं। लेडीज के सूट भी काफी हद तक 50% तो स्टिच होते होंगे, जेंट्स वाला तो लगभग काफी रेडीमेड पे ही आ गया है, लगभग कम होता है स्टिच वाला, तो फॉर्मल कपड़े कई बार स्टिच करवाने पड़ जाते हैं। तो वो सरकार का रूल पहले माफ का था अनस्टिच कपड़े पे, बाद में सरकार ने अनस्टिच कपड़े पे जीएसटी लगा दिया। बड़ा विरोध हुआ था, सूरत मार्केट 2 महीने बंद रही थी, 2 महीने, कि भैया हम पे जीएसटी क्यों लगा दिया, इतने सालों से वैट माफ था तो अब जीएसटी क्यों लगा दिया। 2 महीने मार्केट बंद रही, मोदी सरकार, विरोध खूब हुआ, लेकिन सरकार नहीं झुकी, बेचारों का विरोध खत्म हो गया। आज की डेट में जीएसटी कपड़े पे लग रहा है। ठीक, वकीलों पे जीएसटी माफ है, एडवोकेट्स की सर्विस पे जीएसटी माफ है, सीए की सर्विस पे जीएसटी है, लेकिन एडवोकेट की सर्विस पे जीएसटी नहीं है, माफ। लेकिन उसमें और पंगा चला दिया, अगर एडवोकेट साहब किसी कंपनी का केस लड़ रहे हैं, बिजनेस एंटिटी जिसकी 50 से ऊपर की टर्नओवर हो, उस सिचुएशन में जीएसटी आरसीएम में कौन देगा, बिजनेस एंटिटी देगा। सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस में भी क्या था, आरसीएम पड़ा था, जीएसटी सर्विस रेसिपिएंट देगा, पड़ा था। गुड्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, थोड़े एग्जांपल लिए, दूध वाला और वो सारे, मैदा, अनब्रांडेड राइस, चावल, आटा, बेसन, दूध, दही। सर्विस एग्जाम्प्ट, ज्यादा बड़ी लिस्ट कौन सी है, सर्विस वाली। तो ये बता रहा है, कहता है एग्जांपल दे रहा है, कहता है शहद एग्जम्प्टेड की कुछ एक एग्जांपल दे रहा है। आइटम जो एग्जम्प्टेड है जीएसटी से, वो कौन सी आइटम है, कह रहा है नेचुरल हनी, शहद, नेचुरल शहद बिक रहा है, कोई जीएसटी नहीं। एग वगैरह बिक रहे हैं, कोई जीएसटी नहीं। दूध आगे डिटेल बताएगा ना, फिर अनब्रांडेड है तो भैया तो माफ है, वैसे नहीं। एजुकेशनल सर्विस, अब एजुकेशन तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, एजुकेशन में ना ये आगे बताएगा, एजुकेशन में कि जो एजुकेशन में डिग्री मिल रही हो, जो एजुकेशन में डिग्री मिल रही हो, अप्रूव्ड डिग्री दे रहे हैं आपको, तो उस पर जीएसटी नहीं है। आपने आईसीएम में फीस भरी थी कि नहीं भरी थी, कितनी भरी थी, फाउंडेशन में 9000 भरी होगी और इंटर में 18,000 भरी होगी, क्या जीएसटी भरा था, याद है, कोई नहीं भरा, जीएसटी है ही नहीं, माफ। क्योंकि आईसीआई आपको क्या दे रहा है, आईसीआई आपको अप्रूव्ड डिग्री दे रहा है जिसके लिए आपने फीस भरी। अब एग्जाम फीस भरी होगी, एग्जाम फीस जो भी, उस पर जीएसटी था, नहीं था,
कोई जीएसटी नहीं। लेकिन आईसीआई हम लोगों से भी पैसे लेता है साल के, मेंबरशिप फी भी, तुम्हें तरह तरह की सर्विस देते हैं। हमें कोई डिग्री थोड़ी, हमने तो ले ली डिग्री, हमें तो वो तरह तरह की सर्विस देता है, सेमिनार लगवाएंगे आपके, आपको दूसरे देशों के जो प्रोफेशनल है उनसे इंटरेक्ट करवाएंगे। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी इंडिया में, बॉम्बे में, वर्ल्ड अकाउंटेंट्स कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुई थी। इस तरह की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो आईसीआई करवाता है, बहुत बड़े स्केल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, सभी देशों के रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटिंग बॉडी के आए थे, जैसे अपना आईसीआई है ना वैसे ही बहुत बड़े स्केल पे प्रोग्राम हुआ था। तो वो पैसा लेता है हमसे, उस पर जीएसटी लेता है, क्योंकि वो स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए नहीं है ना। स्कूल में बच्चा पढ़ता है फीस पे कोई जीएसटी नहीं, कॉलेज में पढ़ता है फीस पे कोई जीएसटी नहीं, लेकिन ट्यूशन पढ़ता है उस पे जीएसटी है। ट्यूशन पे जीएसटी है, चाहे वो ट्यूशन बैंकिंग की हो, चाहे वो 9th-10th की हो, चाहे वो सीए की हो, चाहे आईएएस की हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम की ट्यूशन हो, उस पे जीएसटी है। इवन मंदिर वाले भी संस्कृत सिखा के पैसे दे रहे हैं कोचिंग क्लासेस के, जीएसटी है, जीएसटी है, पैसे ले रहे हैं ना, जीएसटी है। मानना नहीं चलेगा मंदिर के अंदर क्लासें हैं, भैया पैसे ले रहे हो, जीएसटी स्टूडेंट से लो, सरकार को दो, ये रूल है, जीएसटी है, बख्शा नहीं जाएगा। चलो देखो, जीएसटी अगर फीस ली जा रही है उस पर बख्शा नहीं जाएगा, जीएसटी लगेगा, ये श्योर है। पहले क्या था, डेरा सच्चा सौदा में भी वहां ना एक एमएसजी कोई नाम से वो ना कंपटीशन की क्लासें देते थे, कंपटीशन की क्लासें पुरानी, अब तो मुझे लगता है नहीं चल रहा वो। उन्होंने अपना प्राइवेट कोचिंग शुरू कर रखा था, जिसके अंदर क्या है, आईएएस की कोचिंग, ये जो मेडिकल टेस्ट की जो क्लासें वगैरह, ये तो ये कंफ्यूजन होती थी कि भैया तो धार्मिक संस्था वाले क्लासें दे रहे हैं। बाद में रूल आ गया क्लियर, भाई धार्मिक संस्था वाले क्लासें दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं कि नहीं, बात ये करो, मेन मुद्दा ये है, ले रहे हैं लगेगा, कौन दे रहा है छोड़ो। अब गुरुद्वारों में पंजाबी सिखाते हैं, क्या होता है कि हमारे यहाँ तो पंजाबी क्या है, वैसे स्कूलों में भी है सेकंड लैंग्वेज, कई जगह होता है ऑप्शन संस्कृत या पंजाबी का, यहाँ और लोग भी सिखा देते हैं। मान लो कोई गुरुद्वारा साउथ में है, तो वहां पे भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो चाहते हैं जी हमारे जो बच्चे हैं उनको पंजाबी कौन सिखाए, वहां के स्कूलों में तो पंजाबी का टीचर मिलना नहीं रहा, क्योंकि वो साउथ इंडिया में हिंदी नहीं आती लोगों को। तो वहां पे गुरुद्वारे वाले क्या करते हैं, वहां एक आधा टीचर अपनी ओर से या कोई बंदा अपॉइंट कर देते हैं, जो वहां थोड़े बहुत कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग, वो गुरुद्वारे में जाते हैं और क्या है, पंजाबी सीख लेते हैं, है ना। ऐसी मस्जिद में उर्दू सिखा दी जाती, क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ हैं, वो बच्चे कल को पढ़ कैसे पाएंगे अगर उनको लैंग्वेज नहीं आती हुई। इवन इंटरनेशनल लेवल पे जो गुरुद्वारे वहां भी सिखा देते हैं। कनाडा में गुरुद्वारे पूछो किसी से, ऐसे पढ़ा होता है, वो बताते हैं जो लोग वहां जाते हैं, ड्राई फ्रूट ये वो, क्योंकि वहां वैल्यू नहीं ना, क्योंकि वहां पे पैसे की तो कमी किसी के पास है नहीं, तो वहां चीजें ऐसे पड़ी होती हैं, तो जाने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन किसी के पास कहता वहां जाऊंगा 1 घंटे में $20 कमाऊंगा, वो जाते ही नहीं है कहीं। तो वहां पे कोई खाने पीने की कमी नहीं, इंडिया वाला हाल नहीं है, तो वहां जाते किसी के पास टाइम नहीं है किसी के यहाँ आने जाने का, सिस्टम ये है। तो गुरुद्वारों में पंजाबी सिखाते हैं, वो पैसे नहीं लेते, पैसे नहीं लेते, वो तो कहते हैं जी हमारा धर्म जो है वो बड़े लोग पढ़ेंगे, हम लैंग्वेज तो ही तो हमारी भाषा समझेंगे, कल को उनकी जो बानी या जो भी है वो समझेंगे कैसे, वो पैसे नहीं लेते, जाने दो फिर माँ, उर्दू सिखा रहे माँ, लेकिन पैसे लेके अगर कहीं पे संस्कृत या कुछ सिखा रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक, एजुकेशन, अब स्कूलों की वैन पे भी जीएसटी नहीं है, स्कूलों की एजुकेशन फीस पे तो जीएसटी है ही नहीं बच्चों की, प्लस जो वैन बच्चों को लेके जाती आती उस पे भी जीएसटी माफ है। स्कूल वैन की बात कर रहा हूं, बच्चों को लाती ले जाती है, चार्जेस लेती है, उस पे जीएसटी नहीं है। ओके, बुक्स आती है बच्चों के लिए कलर करने की, आपने भी बचपन में भरी होंगी कलरिंग बुक, ठीक है। काजल सिंदूर चलो बख्श दिया, ये काजल बिंदी सिंदूर, ये काजल अकेला नहीं आगे आएगा, बिंदी सिंदूर जाने दो, कहता है माफ,
कोई दिक्कत नहीं। हेल्थ सर्विस की थोड़ी बहुत आइडिया तो मैंने दे ही दिया, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। सारी तरह का इलाज माफ है, योगा भी माफ है, हर तरह की इलाज दवाइयां माफ है। गुड़ पे भी अक्सर सरकार जीएसटी माफ कर देती, नमक पे भी जीएसटी माफ है। नमक नहीं आ रहा, टाटा नमक और या जो भी आ रहा है, इस पे जीएसटी नहीं, गुड़ पे जीएसटी नहीं। जैगरी है, कई इसकी भी कई तरह की कैटेगरी होती है, गुड़ की भी आगे। जैसे वो मोलासिस नहीं आता चीनी का, ये बारीक चीनी मोलासिस, वो भी ऐसी गुड़ की भी कई तरह की कैटेगरी है माफ। प्रसाद बच गए, प्रसाद में कोई जीएसटी नहीं। वैसे जीएसटी लगाने को लगा सकते हैं क्योंकि सरेआम बिजनेस। और क्या है, आप ये देखो, नाम लेना ठीक नहीं, जितने भी मंदिर है बख्शते हैं क्या, बता दो किसी को? मंदिर वाले बख्शते हैं? 1 रुपया नहीं बख्शते। सब जगह पूरे पैसे लिए जाते, बाजार से 10 पैसे ज्यादा चले लें, कम नहीं लेते। आप किसी सिरसा मंदिर के बाहर जाके देख लो, प्रसाद मिलता है, पूरे पैसे बाजार रेट पे लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे? और वो जाते हैं आप दूर राजस्थान में, तो वहां भी प्रसाद मंदिर ट्रस्ट बेच रहा है, पूरे पैसे ले रहा है, बाहर वालों से 10 रुपए ज्यादा चले रहा हो, कम नहीं छोड़ते नहीं वो। तो क्यों ना लगे जीएसटी, पर माफ है। वो कहता है भगवान का प्रसाद, चलो जाने दो। दही, दही में मैंने बताया अनब्रांडेड होगा तो बच जाएगा, वरना लगेगा। अनपैक्ड पनीर, भैया पैक करके पनीर बेचोगे ब्रांड लगा के तो लगेगा। वैसे मुझे लगता है पनीर ब्रांडेड नहीं आता, शायद सुना नहीं मैंने पनीर पैक्ड आता हो। आता है अगर वो कई तरह का और तरह का आता है, सोया पनीर वगैरह, और वो टैक्सेबल है। अगर प्लेन खुला ले आते हैं दुकान से तो वो माफ है। लस्सी, बटर मिल्क कह लो, लस्सी माफ है। अनपैक्ड फूड ग्रेन, वही आटा कनक अनपैक्ड आ रही है तो माफ है। पैक करके ब्रांड लगा के काले चने बेच रहे हो, राजमा बेच रहे हो, दालें पैक करके ब्रांड लगा के बेच रहे हो तो लगेगा। फुल बड़ी झाड़ू, झाड़ू आते ना फुल झाड़ू, वो झाड़ू भी क्या है, माफ है। दूध अपन ने पढ़ ही लिया। तो एक लिस्ट है, आइडिया है, ये पढ़ेंगे धीरे धीरे। जिसपे जीएसटी है, एग्जाम सप्लाई, वो एग्जाम सप्लाई देखो, जिसपे टैक्स की रेट 0 है वो भी एग्जाम ही है, पर वो 0 वाली चीज ना कभी कभी टैक्सेबल हो जाती है, टेम्परेरी नील रेट है। 0 रेट सप्लाई, SCZ को सप्लाई को भी बोल देते थे, वो एक अलग चीज होगी। 0 रेटेड वो तो एक कैटेगरी होगी कि आप एक्सपोर्ट करोगे, आप SCZ को बेचोगे माफ। 0 रेटेड गुड्स है जो फिलहाल 0% में है, पर टैक्स की रेट है 0% भी। मैंने बताया था 0% वाली गुड्स बेच रहे हो, उसको बनाने के लिए जो सामान खरीद रहे हो उस पर क्रेडिट मिलता है। SCZ को माल बेच रहे हो, पहले खरीद रहे हो, टैक्स भर के रिफंड आता है, ठीक है ना। ये एग्जम्प्ट नहीं कह सकते, ये 0 रेटेड एक अलग कैटेगरी होती है, नील रेटेड। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है? नॉन टैक्सेबल जो जीएसटी में नहीं आती, नॉन टैक्सेबल कौन सी है? लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एल्कोहल ह्यूमन कंजम्पशन वाला, या पेट्रोल डीजल। नेशनल हाईवे का मैप पढ़ा था ना, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन ऑयल, पेट्रोल, सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जो जीएसटी से बाहर है। इसको ऊपर जीएसटी नहीं, अल्कोहल लिकर पे नहीं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल ये सब गैस वैस पे भी नहीं है, पढ़ा था। तो सरकार ने पब्लिक कंजम्पशन की चीजें भी बख्शी हुई हैं। पब्लिक कंजम्पशन की कौन सी चीजें? जैसे कि सरकार कह रही है फूड ग्रेन, दूध, एग, कर्ड, लस्सी, फ्रेश वेजिटेबल छोड़ी हुई हैं। क्लियर? तो सरकार ने लिस्ट दी है कि भाई एग्जम्पशन की एक स्पेसिफाइड कैटेगरी दे रखी है, एक्टिविटी ये करोगे तो माफ होगा। जैसे चलता बिजनेस बेच दो, कोई जीएसटी नहीं। दुकान बेच दी, गोइंग कंसर्न, आपने चलती दुकान बेच दी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस ही बेच दिया 4 करोड़ का, उस पर कोई जीएसटी नहीं है, चलता बिजनेस बेच दिया, ठीक। या चावल की क्या लोडिंग, चावल को लोड करना, अनलोड करना, पैक करना, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, किसकी? चावल की, माफ। चावल को वेयर हाउस में रखा जा रहा है और वेयर हाउस वाला किराया लेता है। चावल को ट्रकों में लोड करने वाले पैसे लेते हैं, अनलोड करने वाले लेते हैं, पैक करने वाले, वो सब पे जीएसटी माफ है। एक लिस्ट है, अगर स्पेसिफाइड सप्लायर हो आप, स्पेसिफाइड सप्लायर मींस सरकार ने किसी खास कैटेगरी के लोगों को कह दिया कि तुम पे जीएसटी नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। जैसे सरकार खुद, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी की काफी सर्विसेज पूरी
तरह से या गुड्स की सेल पूरी तरह से माफ, सारी नहीं कह रहा मैं। जैसे इंडियन रेलवे भी तो सरकार का है, रेलवे की एसी कार एसी बोगी में जाओगे तो टैक्स है, लेकिन जनरल में जाओगे डिब्बे में तो माफ है। ऐसी पोस्ट ऑफिस भी तो सरकार का है, स्पीड पोस्ट पे है, बाकी पे माफ है। तो लगभग काफी हद तक सरकार की सर्विसेज माफ हैं। ठीक है, ये पढ़ाएगा हमें सर्विसेज जो गवर्नमेंट स्टेट यूनियन टेरिटरी दे रही है, जब कंसीडरेशन 5,000 से ऊपर ना हो, सरकार की सर्विस का कंसीडरेशन 5,000 तक है तो माफ। पर फिर मैं कहूंगा सारी सर्विस माफ नहीं है, आगे की लिस्ट पढ़ेंगे वो वाली माफ है, बाकी टैक्सेबल। सरकार आपको हाउस टैक्स ले रही है आपसे, उस पर जीएसटी नहीं। पानी का बिल ले रही है कि नहीं सरकार, पानी का बिल बिजली का बिल ले रही है, उस पर जीएसटी है ना, बिजली के बिल पे पानी के बिल पे नहीं है। हाउस टैक्स ले रही है, उस पर जीएसटी नहीं है। तो आप पढ़ेंगे। और जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल काम करते हैं, कौन से ट्रस्ट, जो इनकम टैक्स के सेक्शन 12AA या AB में रजिस्टर्ड हैं, चैरिटेबल कामों का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपकी ट्रस्ट उसमें अप्रूव होगी इनकम टैक्स से, तो आप चैरिटी के काम करो माफ। चैरिटी के कौन से काम, लिस्ट है, ओल्ड एज होम चलाओ, अनाथ आश्रम चलाओ, पानी के ऊपर शेड डालो, पानी सूखे ना, आधा तो सूख के खत्म हो जाता है कुएं में या कुछ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करो, आवारा जो है जानवर इंजर्ड उनका इलाज करवा दो, ट्रॉमा सेंटर वगैरह चला लो। इस तरह का एक पूरा एक लिस्ट है। अगर आप चैरिटी के काम करोगे तो आप पे क्या है, जीएसटी नहीं। पर आप होने कौन चाहिए, आप होने चाहिए हो जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड संस्था हो, चैरिटेबल काम, तो वो माफ होंगे। क्लियर। सरकार नोटिफिकेशन जारी करके भी क्या है, कई चीजों से जीएसटी फ्री कर देती है कि चलो जाने दो, ये शर्तें देख लेंगे कौन कौन सी कंडीशंस हैं, तो वो माफ कर देती है पूरा। तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है वो पानी पड़ा है, दूध, नमक, एग, कर्ड, अनपैक्ड फूड ग्रेन, ये देखो लाइव फिश पे जीएसटी नहीं, फ्रेश मिल्क पे, पोटैटो, आलू, ग्रेप्स, इंडियन फ्लैग बिकता है। हाँ अब तो खूब बिकता है, पहले नहीं बिकता था, बिकता है। लोग खरीद खरीद के 15 अगस्त पे या 26 जनवरी पे अपने घरों पे दुकानों पे लगाते हैं। प्लास्टिक के बेंगल्स, ग्लास के बेंगल्स बिकती ना, चूड़ियां वगैरह, बिंदी, लिपस्टिक, लिपस्टिक नहीं, बिंदी, सिंदूर और चूड़ियां, बेंगल्स माफ कर रखे, माफ कर रखे। कुछ चीजों की लिस्ट है, उसमें सारी चीजें नहीं। वो कहता है ज्यादा पढ़ लेना, सीबीआईसी की साइट पे जाके पढ़ लेना, पूरी लिस्ट पढ़नी हो तो बहुत ज्यादा है, लिमिटेड देगा ये हमें। चैरिटेबल काम करो माफ। अब चैरिटेबल में क्या आता है, जैसे रिलीजियस सेरेमनी करो वो भी माफ है, हवन हुवन करो माफ है। या 12AA में अप्रूव्ड संस्था हो, जैसे किराए पे देते हो आप हवन हुवन करने के लिए बिल्डिंग, तो भी माफ कर दिया जाएगा। चैरिटेबल कामों में एक लिस्ट देगा, पब्लिक हेल्थ की चीजें भी माफ हैं। जैसे आप चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हो, एड्स से अफेक्टेड लोगों का इलाज कर रहे हो, या टर्मली इल पर्सन है, फिजिकल डिसेबल अपंग लोग हैं। आपने एक ना उदयपुर का सुना होगा, उदयपुर में एक नारायण संस्था है, एक नारायण के नाम से संस्था बड़ी फेमस है। वो ना ऐसी बेचारे जिनका हाथ पैर टेढ़ा है, खराब है, चल नहीं सकते, उनका इलाज भी कर देते हैं, उनको आर्टिफिशियल बॉडी ऑर्गन इस तरह के दे भी देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से चला ले। तो वो संस्था इस काम में लगी है बेचारे ट्रॉमाटाइज लोगों के इलाज पे, तो दान चंदा भी आता है उनको, क्योंकि उनका जो मेन पर्सन है, जो उसका इंचार्ज, वो खुद ब्लाइंड है, जो वहां पे गुरुजी हैं वो ब्लाइंड है। तो काफी लोग वहां पे क्या है, दान भी देते हैं, प्लस वो हेल्प भी करते हैं लोगों की। HIV इन्फेक्टेड लोगों की हेल्प करना, या नारकोटिक से जो बेचारे तो कहाँ पहले नशा कर लेते हैं, चलो नारकोटिक्स वाले नशे से जो बेचारे फंस गए, अब क्या करें, अब उनको क्या करें, उनका कराओ यार इलाज, कुछ ना कुछ मर रहे हैं बेचारे, तो उनको किसी ऐसे रिहेबिलिटेशन में ले जाना, बचते नहीं है, मरते हैं। एक बार नशे की लत पड़ गई, 6 महीने साल में टपक जाता है बंदा, बड़ी बुरा हालत, नशा बढ़ता जाता है और मर जाता है। अब तो हरियाणा में बहुत ज्यादा फैल रहा है नशा, बहुत बुरा हाल। आधी दुनिया तो फौरन भागी इसलिए रही है कि यहाँ के नशे से बचा लो बच्चों को। आगे हेल्थ फैमिली प्लानिंग के लिए सलाह दे रहे हो लोगों को,
कि परिवार छोटा ही होना चाहिए, या HIV से बचाने के लिए प्रोग्राम चला रहे हो, अवेयरनेस प्रोग्राम, वो भी माफ। योगा यागा की क्लासेस लगा रहे हो, रिलीजियस कोई सत्संग करते हो, चार्जेस लेते हो, वैसे फ्री होते हैं ये सत्संग करना, पर अगर पैसे लेते हो, ध्यान ध्यान की क्लासें लगाते हो, ध्यान मेडिटेशन ये वो, पैसे लेके, टैक्सेबल नहीं है, माफ है। और क्या कहते हैं, ऑर्फन बेचारे बच्चों, होमलेस बच्चों के लिए कोई घर बना रखा आपने, या फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, ट्रॉमाटाइज बेचारे अपंग बच्चे, जैसे प्रयास संस्था बनी हुई है सिरसा में, वो ऐसे बच्चों को रखती है जो अपंग है, गूंगे हैं या कुछ। प्रिजनर लोगों के लिए जो जेल में है, उनके लिए कोई पढ़ाई का इंतजाम कर रहे हो, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। 65 साल से ज्यादा के लोगों को रहने के लिए इंतजाम कर रहे हो, गांव में करना इंतजाम, तो माफ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो, तो माफ। ठीक, कौन होने चाहिए आप कोई 1288 12AB में अप्रूव्ड संस्था होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई काम करोगे, कॉलेज खोल दो अनाथ बच्चों के लिए, प्रिजनर के लिए, 65 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोगों के रहने के लिए, ओल्ड एज होम गांवों में, तो वो ये सारे काम करोगे तो माफ है। एग्जाम्पल दे रहा है, शिखा एकेडमी है, और ये रिलीजियस वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, अप्रूव्ड ट्रस्ट है ये, और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है ओल्ड एज पर्सन के लिए जो 65 साल से ज्यादा हैं। और कहां रहते हैं, अर्बन एरिया। ना जी ना, अर्बन एरिया में नहीं रहनी चाहिए, माफ हो जाता। अगर ये कहां रहते होते, रूरल एरिया, तो ये तो कहां रहते हैं, रूरल एरिया में नहीं रहते, तो ये तो रहते हैं शहर में, तो फिर ये माफ नहीं होगा। ठीक है, चैरिटेबल में आता, यानी ये माफ नहीं है, चैरिटेबल में नहीं आएगा ये। तो ये सारी बातें कहता है। हॉस्टल अकोमोडेशन ट्रस्ट ने प्रोवाइड किया ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे स्टूडेंट कौन से, वही अनाथ बच्चे वगैरह, उनके लिए माफ। रिलीजियस यात्रा पे लेके जाते हैं, कहता है रिलीजियस यात्रा पिलग्रिमेज ऑर्गेनाइज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट आर नॉट एग्जम्प्ट। वैसे तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, यात्रा पे लेके जाते हैं लोगों को, अयोध्या जी हज यात्रा वो, लेकिन यहाँ ना एक लिस्ट देगा, अगर ये वाली यात्रा है तो चलो छोड़ो, माफ। कुमाऊं मंडल वाले कहां लेके जाते हैं, कुमाऊं मंडल, कुमाऊं की पहाड़ियां हैं, आपने सुना होगा, उत्तराखंड में बहुत हाइट पे, चाइना बॉर्डर, वो लेके जाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा, जाते ना कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, बड़ी टफ है, मानसरोवर लेक है वहां, कैलाश पर्वत दिखता है दूर से, उस यात्रा पे हज कमेटी हज पे लेके जाती है, ये माफ है। और कोई यात्रा माफ नहीं है। मक्का मदीना लेके जाते हैं ना वो हज यात्रा पे, मुसलमान लोग जाते हैं वहां, और हमारे वाले कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, माफ। बाकी और कोई कहीं लेके जाएगा अयोध्या जी या कहीं, माफ नहीं है। पैसे लेके लोगों को अयोध्या यात्रा पे लेके जा रहे हो, बस कर ली, 2-2 हजार रुपये लोगों से ले लिए, टैक्सेबल, माफ नहीं। हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा पे लेके जा रहे हो तो माफ होगा। योगा क्लासेस वगैरह माफ है, लेकिन और नहीं, योगा माफ है, और एरोबिक्स और वो सब माफ नहीं है। क्लियर, ये चीज। डॉक्टर की सर्विसेज मैंने काफी बता दी, डॉक्टर वाली सर्विसेज माफ है, ये पढ़ लेंगे अपन। चलो कल देखते हैं और आगे, बहुत बड़ी लिस्ट है ये।